Let's talk about surgery. All of the things I learned in my surgery rotation of house job or intern year. Did I like it? How it was like working in the surgical emergency, surgical operation theaters, surgical OPD and surgical wards. What were the procedures I performed and learned in those periods? And if you're a kind of person who don't like the sight of injuries, blood, wounds, and you find all of these things gross, how can you overcome that? We will discuss all of that in this video. Let's start with surgical emergency or trauma center. मैं तो इसको war zone करा था because there is so much stuff going around in surgical emergency. आप सर्जिकल एमरजेंसी में होते हैं. सर्जिकल एमरजेंसी में बेसिकली 3 मेजर रूम्स होते हैं. एक सर्जिकल एमरजेंसी डायरेक्ट होती है, एक माइनर ऑपरेशन थिएटर होता है और एक एमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर होता है. सो इन तीनों रूम में से किसी भी एक रूम में आपकी ड्यूटी होती है. अब आप लेट्स सपोज सर्जिकल एमरजेंसी वाले रूम में तो डायरेक्टली कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास डायरेक्ट, जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, फेटल एक्सीडेंट हुआ है, लाइक कार क्रैश हुई है या किसी ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई असॉल्ट का केस है, लाइक किसी को गोलियाँ किसी ने मार दी हैं, गन शॉट वूंड्स हैं उसके ऊपर, या किसी ने किसी के साथ लड़ाई वगैरह हुई है, किसी ने कोई लोहे का चीज़ किसी के सर पे मार दिया और उस सर पे वो कट लग गया. इस तरह ज़ख्मी सी सिचुएशन के अंदर ना पेशेंट आते थे आपके पास एमरजेंसी में और यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने आप उसको मैनेज करना है. सो इन द स्टार्ट जब आप स्टार्टिंग डेज में होते हैं तो आपको ये ना बड़ा कुछ ये न्यू होता है और इतना फास्ट पेस वर्क होता है और आप देख रहे होते हैं कि अब इतनी सिचुएशन में पेशेंट आया, आपने इसको डील किस तरह करना है. आप सबसे पहले ना एटलस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ABCDE चेक करते हैं पेशेंट का कि उसकी एयरवे इंटैक्ट है या नहीं. आप फ़ौरन से ना उसका माउथ खोल के देखते हैं कि उसने अपनी टंग बाइट तो नहीं की हुई, टंग स्वॉलो तो नहीं की हुई, एयरवे इंटैक्ट है. फिर आप उसकी ब्रीदिंग चेक करते हैं कि उसकी चेस्ट पे कोई इंजरी तो नहीं है या कोई रिब केज का फ्रैक्चर तो नहीं है, कि कोई उसको नीमोथोरेक्स या टेंशन नीमोथोरेक्स डिवेलप हो रहा हो या हाइड्रोनीमोथोरेक्स डिवेलप हो रहा हो. फिर आप उसकी सर्कुलेशन चेक करते हैं कि कहीं से ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही. उसका ना आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेशेंट का, उसमें आपको पता लग जाता है कि उसकी एब्डोमेन के अंदर कहीं पर फ्लूइड तो नहीं है, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इंटरनली उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ यू नेवर नो उसको इंटरनल इंजरीज हों. उसके बाद आप उसकी डिसेबिलिटी चेक करते हैं कि उसके रिफ्लेक्सेस किस तरह के हैं, प्लांटर्स रिफ्लेक्स किस तरह के हैं, उसके आइज़ के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो किस तरह के इंटैक्ट तो नहीं है, उसकी जो ब्रेन स्टेम है यहाँ पर कोई लंबर स्पाइन में उसका कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, नेक ब्रेन स्टेम में उसी कोई ब्लीडिंग तो नहीं है. आप उसका एक CT स्कैन करवाते हैं, उसमें आपको सारी पिक्चर ना पेशेंट के सामने आ जाती है. और एंड पे आप उसका एक्सपोजर चेक करते हैं कि उसको कहीं पर ब्रूजेस तो नहीं है, उसका आप बॉडी चेक कर देते हैं कहीं पर आपको एक्सटर्नली कोई फ्रैक्चर वगैरह नज़र तो नहीं आ रहा है या कोई भी चोट आपको नज़र तो नहीं आ रही. काफ़ी दफ़ा ऐसे होता था कि जो पेशेंट्स हैं उनका किसी रोड साइड पे एक्सीडेंट हुआ है और 1112 वाले जो रेस्क्यू वाले होते हैं वो उनको अपनी एम्बुलेंस में लेके आते थे इन द हॉस्पिटल में जब हमारे पास आते थे उनको काफ़ी टाइम हो गया होता था रास्ते में. तो हमारे पास जब पहुँचे तो हम लोगों ने उनकी सैचुरेशन चेक किया तो वो बिल्कुल सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, उनकी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो है. तो ये एक एमरजेंसी केस होता है, इसमें फ़ौरन आपको CPR करना पड़ता है. फिर आप फ़ौरन से उस पेशेंट को लेटाते हैं, आप उसका CPR स्टार्ट करते हैं. चेस्ट कंप्रेशंस 30:2 की रेशो से आप करते हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशंस और 2 दफ़ा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग. तो वहाँ पर एम्बू बैग्स होते हैं, वो तो एक जो जूनियर डॉक्टर होता है वो चेस्ट कंप्रेशंस कर रहा होता है, लाइक मैं चेस्ट कंप्रेशन कर रहा हूँ और जो मेरा साथ टीम मेंबर है वो एम्बू बैग के साथ उसको 2 दफ़ा ब्रीदिंग कर रहा है. इस तरह हम लोग चेस्ट कंप्रेशंस करके CPR देते थे पेशेंट को. फिर अगर वो वहाँ से स्टेबल हो गया, उसकी सैचुरेशन अप हो गई है और वो उसकी हार्ट बीट आ गई है, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने पेशेंट को रिवाइव किया. और जब आप इस तरह रिवाइव करते हैं ना इस तरह की सिचुएशन में तो आपको काफ़ी रिवॉर्डिंग फीलिंग भी आती है, एक एड्रेनलिन रश सा होता है आपको. फिर आप फ़ौरन उसको ETT ट्यूब पास कर देते हैं, NG ट्यूब पास कर देते हैं. फिर आपने चेक करना होता है कि वो उसके रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट काफ़ी दफ़ा नहीं होते, स्फिंक्टर्स के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इंटैक्ट नहीं होते. तो आप फॉली कैथेटराइज भी कर देते हैं ताकि आप उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते रहें. व्हेन यू आर वर्किंग इन द सर्जिकल एमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर तो इसी तरह पेशेंट सर्जिकल ईयर से आपके पास ऊपर आ रहे होते हैं. आपको जो एक डॉक्टर होता है, जूनियर डॉक्टर, वो पेशेंट हैंड ओवर करके जाता है, आपको बता रहे थे कि इसके साथ ये केस आपने ये डील करना है. तो काफ़ी दफ़ा एमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में मैं जब था सर्जिकल ईयर से तो मैंने 2-3 पेशेंट को चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन भी की. पहले 1-2 दफ़ा मैंने ऑब्जर्व की सीनियर सर्जन्स के साथ कि वो किस तरह करें. फिर उसके बाद जब आप 2-3 दफ़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं, असिस्ट कर लेते हैं, फिर वो आपसे करवाते हैं. तो मैंने जब अपनी फर्स्ट टाइम चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन की थी तो मैंने उसकी छोटी सी वीडियो भी बनाई थी. आई विल लिंक दैट ऑन द स्क्रीन. देन इन एमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर मैंने 2-3 दफ़ा जो एमरजेंसी लेप्रोटमी थी उनको असिस्ट करवाया. लाइक आई एम इन एमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर और एक डॉक्टर है जो जूनियर डॉक्टर है वो हैंड ओवर कर गया केस के भाई इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई हुई है, इनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं. आपने इनकी लेप्रोटमी करके पेट को कट करके एब्डोमेन ओपन करके आपने जो अंदर ब्लीडिंग हो रही है आपने उन आर्टरीज और वेन्स को ब्लॉक करके स्टॉप करना है, क्लिप्स लगाने हैं ताकि वो ब्लीडिंग ना हो इंटरनली, और जो ऑर्गन डैमेज है उनको रिपेयर करना आपने.
तो इसमें ना ये सब कुछ एमरजेंसी लेप्रोटमी में आप कर रहे होते हैं। तो मैंने 2-3 दफ़ा असिस्ट करवाई, जो सीनियर सर्जन होते हैं वो कर रहे होते हैं और आप उनके साथ असिस्ट करा रहे होते हैं। छोटे मोटे काम जैसे कि ब्लीडर्स पकड़ना हो, वो आपको कह रहे थे कि आप ब्लीडर्स पकड़ लें। फिर काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप लेप्रोटमी कर देते हैं, आप उसके बाद ना एब्डोमेन को कंप्लीट क्लोज नहीं करते। लाइक अगर आपने इस तरह कट किया, ओपन किया है, सारा कुछ ऑपरेशंस करके आप उस तरह बंद करके ना स्टिचेस नहीं लगाते। आप काफ़ी दफ़ा ना खुला छोड़ के ना उसके बीच में ना एक बैग लगाते हैं। काफ़ी दफ़ा जो बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स आते हैं ना, उनके लिए हम इस सिचुएशन में करते हैं कि अगर उनके स्टिचेस कर दिए तो वो स्टिचेस टूट जाएंगे और वो वुंड खुल जाएगा। तो आप ना उस केस में ना बगोटा बैग एक बेसिकली होता है कि बैग होता है, आप वो ना एब्डोमेन को इस तरह करीब ला के ना बिल्कुल अलाइन करके उसके दरमियान में ना वो बैग लगा के ना इस साइड से भी स्टिच कर देते हैं, इस साइड से भी स्टिच कर देते हैं। तो 2 दफ़ा मैंने वो बगोटा बैग जो था उसको मैंने स्टिच किया है एब्डोमेन में। अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द सर्जिकल एमरजेंसी आपके पास ना पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि उनके राइट लोअर क्वाड्रेंट में बहुत शदीद पेन हो रही है। और सर्जिकल एमरजेंसी में जब ये पेशेंट आते हैं ना, तो आप ना अपेंडिक्स को बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं कि इसको अपेंडिसाइटिस तो नहीं डेवलप हो गया। अगर वो डेवलप होता है तो आपने उसकी ओपन अपेंडेक्टमी करनी होती है या लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी भी आप कर सकते हैं। अगर आप वो ना करें तो कभी कभार वो अपेंडिक्स परफोरेट भी कर जाती है। आपने उससे प्रिवेंट करना होता है कि पेरिटोनाइटिस ना डेवलप हो जाए, उसकी पेरिटोनियम में मतलब कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो जब वो इस तरह का पेशेंट हमारे पास आता है ना, हम सबसे पहले मेंट्रल्स एक साइन होता है जो उनसे अपेंडेक्टमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं मेंट्रल्स की सारी एब्रीविएशन लिख दूंगा। उसमें आपने सबसे पहले देखना होता है कि माइग्रेटिंग पेन है कि नहीं, एनोरेक्सिया है, नाउजिया है, जो रिबाउंड टेंडरनेस है, उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस है, फीवर है, ये सारे ना उसका साइन आप चेक करते हैं। अगर तो उसका स्कोर 8 से ज़्यादा आए, इसका मतलब है कि उसको अपेंडिसाइटिस है। फिर आप जब उसकी अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, उस पर कंफर्म हो जाता है, फिर आप उसको ना एमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, और वहाँ पर उसकी एक ओपन अपेंडेक्टमी होती है। आफ्टर दैट लॉट ऑफ टाइम्स आपके पास ना पेशेंट आता है इन द सर्जिकल ईआर जिनको सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है। आपने ना इस तरह के केस में सिर्फ ये रूल आउट करना होता है कि उसको एक्यूट एब्डोमेन तो नहीं है। एक्यूट एब्डोमेन बेसिकली एक टर्म यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो इंटेस्टाइन है इन द बॉडी, वहाँ पर कहीं पर कोई परफोरेशन तो नहीं है। आप ना सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि DU पर्फ तो नहीं है, मतलब ड्यूडिनल परफोरेशन। ये जो होती है ना ड्यूडिनल परफोरेशन, इसका मतलब ड्यूडिनम जो आपकी है ना, उसमें कहीं ना कहीं पर कोई कट लग गया और वहाँ से जो कंटेंट है ना वो लीक करके आपके एब्डोमेन में आ रहा है। काफ़ी दफ़ा ये टाइफाइड का ना एक सीवियर मतलब केस होता है कि टाइफाइड अगर काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो टाइफाइड में ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। तो आप ना उसमें कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं कि उसको फीवर था कि नहीं, टाइफाइड में फीवर होता है ऑब्वियसली। उसके बाद उनका एक्यूट एब्डोमेन डेवलप हो जाता है। फिर आप उसमें भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, और जब वो कंफर्म हो जाता है तो आप उस तरह के पेशेंट को अगेन एमरजेंसी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं। नाउ द थर्ड रूम वी हैव इन सर्जिकल एमरजेंसी, दैट इज़ माइनर ऑपरेशन थिएटर। इसमें आप जब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे तो आप माइनर प्रोसीजर्स को डील कर रहे होते हैं। लाइक छोटा बच्चा है, वो स्कूल में खेल रहा था, उसके सर पे चोट लगी तो उसको कट लग गया, तो वो अब आता है, वो टांके लगवाने आता है, तो आप जो होते हैं उसको स्टिचेस लगा रहे होते हैं। और ये काफ़ी ना आपके लिए बड़ा नेसेसरी स्किल होता है जो आपने सीखना होता है, सूचरिंग, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है इन योर प्रोफेशनल करियर। तो व्हेन आई वाज इन माइनर ऑपरेशन थिएटर, तो मैं देखूँ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई सर पे कट लगवा के आया हुआ है, मैं उसके सर पे स्टिचेस लगा रहा हूँ। किसी के यहाँ पर स्कार्फ के ऊपर कट लगा हुआ है, तो वो आप पहले ब्लेड से थोड़े बालों को काटते हैं, क्लीन करते हैं उस एरिया का, उसके बाद फिर आप स्टिचेस लगाते हैं। फिर काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी के नाक पे कट लगा है, नाक पे मैं लगा रहा हूँ, किसी के ये फेस के ऊपर कट लगा है, उस पर लगा रहा हूँ मैं। फिर बाजुओं पे तो बहुत कॉमन होते थे कि बाजुओं पे कट लगे, बाजुओं पे आप स्टिचेस लगा रहे हैं। इवन मैंने एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसके मुंह के अंदर कट लगा हुआ था, मुंह के अंदर भी मैंने स्टिच लगाए थे। फिर ये आँख के करीब बहुत नाजुक एरिया होता है, इधर स्टिच लगाने पड़ते हैं जब कट लगा, कान के ऊपर लगाने पड़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी बॉडी का जो पार्ट में जिधर स्टिचेस लग सकते थे मैंने लगाए हुए हैं। सूचर्स के अलावा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिब्राइमेंट के केसेस आते थे। लाइक किसी का डायबिटिक फुट है, बड़ा कॉमन है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए उसको डायबिटिक फुट बन जाता है, और डायबिटिक फुट की ना केयर होती है प्रॉपर। अगर आप वो केयर ना करें, अगर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाए तो फिर आप वो ना एरिया को एम्पुटेशन कर देते हैं। तो अगर एम्पुटेशन ना करनी हो, सिंपल वो ज़ख़म गंदा हो गया हो, तो उसको ना क्लीन करने के लिए आप डिब्राइमेंट करते हैं, या डेब्रीमा भी इसको बोलते हैं बहुत कॉमनली। तो अगर आप वो ज़ख़म को क्लीन करना है ना, तो वो आपने बेसिकली सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया लगाना होता है उस एरिया को, मतलब सुन करते हैं आप कि उसको पेन ना हो, जो सारी नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाए। उसके बाद आप वो कंप्लीट डेब्रीमा उसका करते हैं, वो जो ज़ख़म गंदा होता है आप उसको साफ़ कर देते हैं। एक तरह से बेसिकली वो खुरचना होता है, वो करके ना आप पूरा ज़ख़म को क्लीन कर देते हैं, उसको अच्छे स्लाइन से वॉश कर देते हैं, फिर आप उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं।
तो ये माइनर ऑपरेशन थिएटर में मैंने ये भी काफ़ी दफ़ा किया। फिर बहुत ज़्यादा आपके पास ना IND के केसेस आते हैं, लाइक इंसियन एंड ड्रेनेज। कोई पेशेंट है जिसके पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा एब्सेस बनी हुई है, आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि पाँव के ऊपर ना इतना बड़ा था वो छाला टाइप बना होता है, और फिर ना उसको इस तरह कट करके उसमें से सारा फ्लूइड बाहर आता है और आप उसको क्लीन करके फिर आप उस पर ड्रेसिंग करते हैं। तो ये इंसियन एंड ड्रेनेज है। ये कभी कभार इसमें फ्लूइड कलेक्शन होती है, कभी कभार इसमें पस होती है, कभी कभार इसमें एब्सेस होती है। तो अगर लेट्स सपोज के किसी की एक कमर के ऊपर काफ़ी दफ़ा मैंने देखा था कि इतना बड़ा दाना सा बना हुआ, उसमें पस है बहुत ज़्यादा, तो आप वो ब्लेड के साथ वो उसको कट करके सारी एब्सेस को ड्रेन आउट करते हैं और उस एरिया को क्लीन करके आप उस पर ड्रेसिंग करते हैं। तो ये इंसियन एंड ड्रेनेज ये भी एक माइनर प्रोसीजर है जो आप माइनर ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, और मैंने काफ़ी दफ़ा किया। द सेकंड स्टेशन वी हैव इज सर्जिकल OPD। जब आप सर्जिकल OPD में होते हैं तो आप आउट पेशेंट केसेस को देख रहे होते हैं, या फिर वो केसेस जिनका ऑपरेशन होना है तो आप उनको वहाँ पर देख के उनका जो बेसिक वर्कअप होता है वो कंप्लीट करा के आप उनको ऑपरेशन का टाइम देते हैं। सो व्हेन आई वाज इन सर्जिकल OPD तो मैं केसेस देख रहा हूँ कि पेशेंट आ रहे हैं, उनकी कंप्लेन ये है कि जब वो उनको ना फीसिस करते हैं ना, उसके साथ उनको ब्लीडिंग होती है। तो आप इस केस में चेक कर रहे होते हैं कि उनको हेमरॉइड्स तो नहीं है, तो उसमें बेसिकली आपने DRE या प्रोक्टोस्कोपी, ये 2 प्रोसीजर्स आपने इनको OPD में करना होता है। इनके सेपरेट रूम्स होते हैं, आप पेशेंट को वहाँ पर लेके जाते हैं, फिर आप उनकी DRE डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हैं और आप चेक करते हैं कि कोई हेमरॉइड्स तो नहीं है, अगर है तो उसका कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 सी ग्रेडिंग है, उसमें आपको पता लग जाते हैं। फिर आप चेक करते हैं कि किसी को पेन अगर हो रही है ऑन द एनस, तो आप वो चेक करते हैं कि उसका वहाँ पर कोई स्टाई तो नहीं है, कोई वहाँ पर लेसिरेशन तो नहीं है, कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है। अगर इस तरह का होता है तो आप वो DRE जो है, अगर पेशेंट कहता है कि उसको पेन हो रही है और वहाँ पर आपको पता लग जाता है कि कोई ज़ख़म है, तो आप फ़ौरन से DRE नहीं करते, या प्रोक्टोस्कोपी आप कर रहे हैं। प्रोक्टोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप ना एनस के पास प्लेस करके ना चेक करते हैं कि जो रेक्टम है उसका किस तरह का काउंटर है, वहाँ पर कोई हेमरॉइड तो नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, और फिर उसकी वो टाइटनेस किस तरह की है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, आपने चेक करने होते हैं। कोई ज़ख़म तो नहीं है, कोई स्टाई तो नहीं है, कोई मोल तो नहीं है वहाँ पर, या कोई लेसिरेशन तो नहीं है। ये आप कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं और फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसकी क्या कॉज है। अगर वो ऑन स्पॉट पे प्रॉब्लम है या कोई कॉलन के अंदर से उसको ब्लीडिंग आ रही है, ये चीज़ें ना आप OPD में असेस कर रहे होते हैं। फिर काफ़ी दफ़े आपके पास पेशेंट आते हैं जिनकी लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होनी होती है। बेसिकली उनको जॉइंटस डेवलप हुआ था, उनका गाल ब्लैडर, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स होते हैं, उसका उन्होंने वो ऑपरेट करा के ना उसका गाल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं बॉडी से, और ये प्रोसीजर होता है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, मतलब लैप्रोस्कोप के जरिए आप करते हैं। तो और कोलिसिस्टेक्टमी बेसिकली गाल ब्लैडर रिमूवल है। तो वो आपके पास OPD में पेशेंट आते हैं, उनकी आंखें येलो कलर की होती हैं, उनको जॉइंटस डेवलप हुआ होता है, एब्डोमेन में उनकी पेन होती है, सारी इनके साइंस होते हैं। मर्फी साइन आप चेक करते हैं। फिर आप जब कंप्लीट डायग्नोसिस बना लेते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, वर्कअप होते हैं, वो करवाते हैं और पता लग जाता है कि इनका वाकई गाल ब्लैडर स्टोन है। अल्ट्रासाउंड वगैरह तो पता लग जाता है। फिर आप उनको ना टाइम देते हैं कि आपने ना इस दिन आना है और आपका ना एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर जो उनका एक डे होता है स्पेसिफिक, उस दिन आपका ना ऑपरेशन होगा गाल ब्लैडर का, वो गाल ब्लैडर आपका रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट इन सर्जिकल OPD आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं जिनकी थायराइड की स्वेलिंग होती है। आप उनकी इस तरह गर्दन देखते हैं, यहाँ पर या तो कोई थायराइड नोड्यूल होता है, या कोई थायराइड नियोप्लाज्म होता है, या उनको गोइटर होता है। काफ़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप उनकी स्वेलिंग देखते हैं, सबसे पहले वो आपके पास आते हैं, फिर वो बता रहे होते हैं कि उनको सांस लेने में मसला हो रहा होता है, किसी को डिग्लूटेशन में मसला हो रहा होता है, या किसी को वो साइड पसंद नहीं आ रही होती, या किसी की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप उनका सारा असेस करके उनके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, TSH, T3, T4 लेवल सारे करवा के उनका वर्कअप करवा के फाइंड आउट करते हैं कि इनका इशू क्या है। उसके बाद फिर अगर उनकी थायराइडेक्टमी होनी है, मतलब थायराइड अगर उनका रिमूव करना है, अगर नियोप्लाज्मा है या नोड्यूल वगैरह है, कोई जो आपको लग रहा है कोल्ड है तो वो कैंसरस बन सकता है, तो आप बेसिकली थायराइडेक्टमी आपने करनी होती है। फिर आप उनको OPD में टाइम देते हैं कि आपने इस दिन को आना है और आपका ये थायराइडेक्टमी हो जाएगी, ये ऑपरेशन थिएटर वाले दिन हम आपका थायराइड जो है वो रिमूव कर देंगे। काफ़ी केसेस आपके पास सर्जिकल OPD में आते हैं जिनकी बॉडी में एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है। लाइक एक सर्जिकल OPD में एक सेपरेट रूम होता है जिधर पर्दा लगा होता है, आप प्राइवेसी मेंटेन करके ना वहाँ पर पेशेंट को लिटाते हैं, एक्सपोज करते हैं, और एब्डोमेन पे वो कहते हैं यहाँ पर स्वेलिंग है। आप उनसे कफ रिफ्लेक्स करवाते हैं, तो कफ रिफ्लेक्स करते हैं तो वो स्वेलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। फिर काफ़ी दफ़ा उनकी स्क्रोटल स्वेलिंग होती है और वो स्क्रोटम में स्वेलिंग हो रही होती है, तब भी वो कफ रिफ्लेक्स करते हैं, पॉजिटिव होती है। तो बेसिकली ये हर्नियाज होते हैं। हर्नियाज होते हैं बेसिकली एबनॉर्मल एरिया में ना आपका बॉडी का पार्ट चला जाता है, जैसे कि एब्डोमेन में जो गट के लूप्स होते हैं वो जो
जो डिफेक्ट होता है वहाँ से बाहर आ रहे होता है और स्वेलिंग उनको फील हो रही होती है। और स्क्रोटम में जो उनसा है वहाँ पर भी गट के लूप ना स्क्रोटम के थ्रू जाके ना नीचे स्वेलिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये अब नॉर्मल डिफेक्ट्स होते हैं, आपने इनको रिपेयर करना होता है। तो ओपीडी में आप बेसिकली ना इस तरह केसेस को आइडेंटिफाई करके डायग्नोस कर लेते हैं, फिर आप उनको ना टाइम देते हैं कि आपने इस ऑपरेशन थिएटर वाले दिन के दिन आना है, फिर आपका ना ये जो हर्नियाज बने हुए हैं ना ये रिपेयर होंगे, तो इनको ना उस दिन रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली जो ओपीडी है ना ये ऑपरेशन थिएटर के साथ ना चल रही होती है। आप बेसिकली ओपीडी में जो केसेस होते हैं आप उनको मैनेज कर रहे होते हैं, डायग्नोस कर रहे होते हैं, उनका वर्कअप करा रहे होते हैं ताकि आप उनका ऑपरेशन कर सकें ऑपरेशन थिएटर वाले दिन। तो जो ऑपरेशन थिएटर वाले दिन जो सारे काम हो रहे थे ना उनका जो सारा वर्कअप होता है, जो सारी चीज़ें वो ओपीडी में आप पूरी करवा रहे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर। वहाँ पर एज अ नेम सजेस्ट सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। 7 to 8 टाइम्स में लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में वॉशअप हुआ। इट्स मीन के जो सर्जन्स की टीम थी जिसमें एक हेड सर्जन होता है, 2 असिस्टेंट होते हैं और एक जूनियर डॉक्टर होता है, ये 4 लोगों की टीम होती है। इसमें मैं आई वॉज द पार्ट ऑफ द लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जो हो रही थी। 2-3 दफ़ा मैंने कैमरा मैनेज किया। लाइक जो हेड सर्जन है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज कर रहा होता है। आप बेसिकली ना 3-4 पॉट्स बनाते हैं इन द एब्डोमेन। एक से आप लैप्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं, एक से आप कैमरा इंसर्ट करते हैं और 2 से जो होते हैं ना जो ग्रिपिंग टूल्स होते हैं वो आप इंसर्ट करते हैं। फिर 2-3 दफ़ा तो मैं इस तरह कैमरा मैनेज किया और 1-2 दफ़ा मैंने असिस्ट करवाया कि कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए। तो उसी में यही हो रहा होता है कि वो लैप्रोस्कोप है उससे सर्जन आइडेंटिफाई करके गार्बिडो को काफ़ी दफ़ा लीवर से अटैच होता है, लीवर से सेपरेट आउट वो करते हैं। उसके बाद जो काफ़ी दफ़ा वो पेरिफेरीज के साथ भी अटैच होता है, डिवीजन सारी काट के सिस्टिक डक्ट वगैरह को आइडेंटिफाई करके जो आर्टरीज वेन्स वगैरह उनको आइडेंटिफाई करके आप वो गार्बिडो को कट आउट कर देते हैं और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। आफ्टर दैट 2-3 दफ़ा मैं थायरॉइडेक्टमी में वॉशअप हुआ जिसमें बेसिकली उन्होंने थायरॉइड को रिमूव करना होता है। इस तरह वो गले पे इंसिजन दे के थायरॉइड को आइडेंटिफाई करके, इसमें बहुत ज़्यादा आर्टरीज वेन नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो जो एक बहुत मास्टर सर्जन होता है वो इन सब को आइडेंटिफाई करके सेपरेट आउट करता है और फिर वो थायरॉइड को रिमूव करते हैं। तो 1-2 दफ़ा तो मैंने ऑब्जर्व किया। 3rd टाइम जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे कुछ समझ आने लगी थी कि ये आर्टरीज हैं, ये नर्व्स जा रही हैं, इन नर्व्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इन्होंने इनको प्रिजर्व करना और फिर उन्होंने जो थायरॉइड है उसको आउट करना है। काफ़ी दफ़ा मैंने हर्नियाज रिपेयर देखे, जैसे एब्डोमिनल हर्निया थे कि एब्डोमेन में कहीं पर डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो गट लूप्स बाहर आते हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिपेयर कर रहे हैं। फिर जो स्क्रोटल स्वेलिंग वगैरह होती है जिसमें इंग्वाइनल हर्नियाज वगैरह होते थे कंप्लीट इनकम्प्लीट, वो उनको जो डिफेक्ट है वो उसको रिपेयर कर रहे हैं। फिर काफ़ी आइलियोस्टमी रिवर्सल्स होती थी, जैसे कि मैंने ड्यूटेनल परफोरेशन में आपको बताया कि अगर किसी की इन्फेक्शन चल रहा है इन द गट तो वो जो गट लूप है उसको बॉडी से बाहर ला के ना वहाँ पर स्ट्रोमा बैग लगा देते हैं और 2-3 मंथ का गैप देते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो सेटल हो। जब वो सेटल हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो जो गट का लूप है उसको दोबारा बॉडी में जाके जिधर से उन्होंने एक्सट्रैक्ट आउट किया होता था वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो इसको आइलियोस्टमी रिवर्सल कहते हैं। और जो आइलियोस्टमी उन्होंने फर्स्ट टाइम में बनाई होती है उसको वो रिवर्स कर रहे हैं बेसिकली। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस जो सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर्स में हो रहे होते हैं, जैसे कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल सेल्विंजोओफरेक्टमी, THBSO जिसको नॉर्मली कहते हैं। ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, ये हो रहे होते हैं। फिर किसी का ओवेरियन कैंसर होता है तो वो कैंसर का ऑपरेशन चल रहा होता है। फिर किसी का ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर चल रहा होता है, मेस्टेक्टमी चल रही होती है। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। आप एक हमारे वहाँ पर 7 ऑपरेशन थिएटर्स थे। आप किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जाके वॉशअप हो जाएँ, हर ऑपरेशन थिएटर में डिफरेंट केसेस चल रहे होते हैं। तो आप जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या जहाँ पर आपकी ड्यूटी असाइन की गई है आप वहाँ पर जाते हैं, उस सर्जरी टीम का पार्ट बनते हैं। स्टार्टिंग में जो अगर आपका फर्स्ट टाइम वो आप सर्जिकल केस देख रहे हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे असिस्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पंचुअल हैं और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो एंड पे काफ़ी दफ़ा जो सूचरिंग होती है ना, जैसे कि उन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर कर लिया है और अब जो वो लेट्स सपोज मेस्टेक्टमी है तो उन्होंने जो ब्रेस्ट से जो कैंसरस पार्ट था वो निकाल दिया। अब जो ब्रेस्ट को वापस उन्होंने सूचरिंग करनी है ना, काफ़ी दफ़ा आपको सूचरिंग दे देते हैं एज अ जूनियर डॉक्टर के। आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और आप एक सर्जरी पार्ट टीम का पार्ट तो आप सूचर्स लगा दो। फिर हर्निया रिपेयर में जो एंड पे सूचरिंग होती है वो आपको दे देते हैं। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में तो मैंने 2 दफ़ा खुद सूचरिंग की हुई है कि कंप्लीट लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हो गया। आई वाज अ पार्ट ऑफ टीम। और जब वो हेड सर्जन सारा कुछ कर लेते हैं वो कहते हैं कि अब ये जो सूचरिंग है, जो स्किन क्लोज है, ये जूनियर डॉक्टर करेगा। तो वो मैं सूचरिंग कर रहा होता था। तो अगर आप इस तरह इंटरेस्ट लें तो आप ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में कर लेते हैं। आफ्टर दैट द 3rd डिपार्टमेंट वी हैव इज़ द सर्जरी वार्ड। सर्जरी वार्ड में वो सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑपरेशन हो गया होता है। सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर से सारे पेशेंट सर्जिकल वार्ड में जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट सर्जिकल एमरजेंसी से भी आते हैं, जैसे कि आपने एमरजेंसी में किसी ओपन एपेंडेक्टमी की है तो ओपन एपेंडेक्टमी करके
आप उसको घर नहीं भेज देंगे, आप उसको सर्जिकल वार्ड में भेजेंगे। वहाँ पर वो 12 आवर्स से 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है और आप देखते हैं कि उसकी बाउल साउंड्स हैं, उसकी बाउल मूवमेंट हुई है कि नहीं। अगर वो सब कुछ हो नॉर्मल, उसका मतलब गट सही मूव कर रही है, सही वर्क कर रही है, फिर आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। एक डिस्चार्ज स्लिप होती है, आप डिस्चार्ज स्लिप लिखते हैं, उसमें जो उसका ऑपरेशन हो तो उसके ऑपरेशन नोट्स डालते हैं। आप उसकी जो मेडिकेशन आपने आगे चलनी होती है वो मेडिकेशन लिखते हैं। फिर आप उसको काउंसल करते हैं कि आपने ये सारी मेडिसिन किस किस तरह लेनी है, और फिर आप वो उसको डिस्चार्ज स्लिप दे देते हैं और वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह अगर आपने किसी की लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी किया है या आपने थायरॉइडेक्टमी किया है, ये सारे ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट ना वार्ड्स में आते हैं। कुछ लोगों का जो पेशेंट उनका स्टे थोड़ा होता है, जैसे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी वाले 1-2 दिनों में डिस्चार्ज हो जाते हैं। जिनका स्टे लंबा हो, जैसे थायरॉइडेक्टमी वाले या मेस्टेक्टमी वाले, फिर वो काफ़ी दिन वहाँ रहते हैं। सो इन जनरल सर्जिकल वार्ड में वो सारे केसेस जो प्री ऑप हो या पोस्ट ऑप हो। प्री ऑप मतलब कि एक पेशेंट को आपने लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का टाइम दिया जो कि कल है, तो वो एक दिन पहले सर्जिकल वार्ड में आ जाता है, वहाँ पर स्टे करता है कंप्लीट नाइट। फिर वहाँ पर आप उसको ना प्रिपेयर करते हैं फॉर द सर्जरी, और नेक्स्ट डे उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में करके दोबारा वो सर्जिकल वार्ड में आ जाता है और 1-2 दिन रहता है, और जब वो ठीक हो जाता है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सर्जिकल जो वार्ड है बेसिकली वो एक स्टे प्लेस है कि आपने या तो पेशेंट्स को ऑपरेशन कर लिया या आपने करना है, और अगर आपने करना है तो वो उनको आप प्रिपेयर कर लें, अगर आपने कर लिया तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो सब पेशेंट ना सर्जिकल वार्ड में होते हैं। सो इन योर सर्जिकल एमरजेंसी 2 डेज़ आपके सर्जिकल एमरजेंसी एंड सर्जिकल ओपीडी के होते हैं, 2 डेज़ आपके सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर डेज़ के होते हैं, 2 डेज़ आपके सर्जिकल वार्ड के होते हैं। सो आप ये 3 स्टेशन में बेसिकली 3 मंथ्स रोटेट करते रहते हैं, और आपकी इतनी ज़्यादा लर्निंग होती है ना कि आप फ्यूचर में कोई भी ट्रॉमा बेसिकली आपके पास आए ना, और आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों लाइक द CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो आप ना एक ट्रॉमा को बेसिकली मैनेज करना सीख जाते हैं कि आपने किस तरह मैनेज करना है। सो दिस इज बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज थिंग्स आई लर्न इन माई हाउस एज अ जूनियर डॉक्टर रिफ्लेक्शन। इन द फर्स्ट पार्ट आई डिस्कस विद ऑल ऑफ यू द थिंग्स आई लर्न इन माई पीडियाट्रिक रोटेशन. If you haven't checked that out, I will link that up. In the third part, I will discuss with all of you the things I learned in my obstetric and gynecology rotation. And in the fourth and last part of this series, I would discuss with all of you the things I learned in my medicine rotation. So hope you like this episode of the series. I hope you get something out of it and learn something new. If you did, subscribe to the channel and follow me on Instagram to see more content like this. Thank you again for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.